Hi, this is Zeba Hussain. Welcome to our show Beyond the Boundaries, presented by Frizite Media. आज के इंटरव्यू सेशन में हम बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर एडिटर डायरेक्टर श्री नारायण सिंह जी से। तो सर शुरू करेंगे क्योंकि आपके सोशल अपियरेंस इतने ज़्यादा नहीं है, तो बड़ी क्यूरियोसिटी है लोगों को आपके बारे में जानने की। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बलरामपुर से बम्बई का सफ़र आप बताएंगे हमें, रोशनी डालेंगे उस पर, और इंस्पिरेशन जो आपका सिनेमा की तरफ आने का है उस पर। इंस्पिरेशन नहीं है, इट्स जस्ट उस एज में, उस उम्र में आदमी कुछ डिफरेंट करने की सोचता है। सो मैं बलरामपुर में, वहाँ छोटा सा टाउन है जी। ख़ानदान में अगर देखने जाऊँ तो सब कोई सब पोस्ट पे सब कुछ कर ही रहा है। तो मैं भी IAS की तैयारी कर रहा था। अच्छा। या पढ़ने में ठीक ठाक था, कॉलेज में टाइटल मिला हुआ था बिजी विदाउट बिजनेस, जो कि कॉलेज में कभी रुकता ही नहीं था, हमेशा अपने काम से नाम। तो एक दिन मैंने अपने घर वालों से बोला कि मुझे अब पढ़ना नहीं। अच्छा। तो घर वालों को लगा कि शायद बोर हो गए होंगे, क्योंकि मेरे घर वाले गर्मी की छुट्टी में कहीं जाते थे तो मेरे पिताजी घर पे ही छोड़ देते थे मुझे, क्योंकि अगर हम सारे लोग जा रहे हैं, अगर किसी को कुछ हो गया तो खानदान का एक आदमी बचना चाहिए जो समझदार हो। सो सब मेरे को दिखा गए थे, ये FD है, इसके पेपर है, इसके पेपर। तो ये हमेशा का ये उनका नियम था जब भी बाहर जाते थे। तो लगा कि उनको कि मैं थोड़ा पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूँ। तो पहली बार मुझे बोला गया कि जाओ कहीं घूम के आ जाओ, वरना मैंने पढ़ाई तो ऐसी की है कि इतनी पाबंदी में कि जब मैं पहले तो घर में पढ़ाने के लिए आते थे ट्यूशन, लेकिन जब 9th 10th में गया तो मुझे ट्यूशन पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता हुआ। तो मेरे पिताजी ने एक डायरी बनाई थी, उसमें टाइम लिखते थे। घर का कोई भी आदमी लिखता था कि कितने बजे मैं निकल रहा हूँ, वहाँ जाकर के टीचर को दिखाता था। उसका सबसे पहला काम वो लिखता था कि कितने बजे पहुँचा। फिर वो छोड़ता था, वो टाइम लिखता था, फिर मैं घर पे आके दिखाता था कि मैं कितने। इट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। इतना स्ट्रिक्ट था सारा का सारा मामला। तो सब लोगों को लगा कि तो छोटा सा शहर है और चाचा वाचा सब पूरे शहर में हैं, तो पता चल जाता था। और थोड़ी सी रेस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करता था, तो सबको पता था कि मैं कौन हूँ, क्या है। तो मुझे बाइक वाइक से कभी आता था तो हमारे यहाँ रेलवे ट्रैक था, उस पर कभी लड़कियों की छुट्टी होती थी तो गलती से मेरा बाइक अगर पीछे, तो शाम को पहुँचे घर पे चाचा लोग चवाट मारते थे और इससे सीधा नहीं आ सकते हो, हाँ बाइक लगाना जरूरी है रिक्शे के पीछे। सो मैं जब मुझे कहता था कि यहाँ फाटक बंद है, तो मैं दूर से घूम के दूसरे वाले रास्ते से आता था ताकि वो फाटक खुला होगा अभी, क्योंकि ट्रेन अभी यहाँ तक यहाँ से गई नहीं है। सो ऐसे वाले माहौल में थोड़ा पला बड़ा जी। तो उनको लगा कि शायद बोर हो गया है, कुछ हो गया। तो पहली बार बोला जाती कहीं घूम के आ जाओ। हफ्ते 10 दिन के बाद में फिर मैंने वही सवाल किया, अच्छा कि आप लोग सीरियसली ले नहीं रहे हो, और मैं एक्चुअली में नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा। तब मेरे पिताजी बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने मुझसे बोला कि तो जब वो गुस्सा होते हैं तो मुझे ठाकुर साहब बोलते हैं। अच्छा। तो उन्होंने ठाकुर साहब क्या करना चाहते हैं? तो मैंने उनको बोला कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जो मेरे ख़ानदान में अभी तक किसी ने ना किया हो। तो उनका जवाब था कि मेरे ख़ानदान में किसी ने चोरी डकैती नहीं की। अच्छा। आप जो है चोरी डकैती शुरू कर दीजिए। तो फिर मैंने उनको, मुझे गाने वाने का हल्का उनका शौक था, तो मैंने बोला कि मुझे गाना वाना गाने का शौक है, तो मैं सोच रहा हूँ म्यूजिक की तरफ। तो पिताजी के आया कि बड़ी जल्दी ख्याल है, लोग तो बचपन से शुरू सीखते हैं, हाँ। तो मतलब इस एज में जाएंगे। सही नहीं रहे वो, उनका नेचर पहले डांटते वांटते सब थे, समझाते थे, लेकिन सपोर्ट पूरा रहता था। फिर मैंने बात खंडे में एडमिशन भी लिया, लेकिन गया कभी नहीं। फिर सोचा कि जब मुझे करियर ही बनाना है तो क्यों ना बॉम्बे जाया है। तो फिर मैं बॉम्बे आया। यहाँ मैंने संगीत महाभारती में एडमिशन लिया, बच्चन साहब के घर के सामने एकदम इंस्टीट्यूट है जी। तो मेरा नाम आया वेटिंग लिस्ट में, 1 साल के वेटिंग लिस्ट में नाम आया। अच्छा। तो मैं बोला अब अगर मैं वापस घर गया तो बड़ी मुश्किल से तो आने को मिला है, हाँ। ठीक है, पिताजी ने भेजा है, घर वालों के सबके अगेंस्ट जा करके। सिर्फ मेरे माताजी, पिताजी और मेरी सिस्टर, उनका सपोर्ट था, बाकी किसी की इतनी इच्छा नहीं थी। तो मैं बोला अब जब आया हूँ वापस चले जाऊँगा जल्दी तो मिलेगा नहीं। क्या मतलब?
तो वहीं रहता रहा। पिताजी का घर फाइनेंशियली थोड़ा उस वक्त सपोर्ट था घर वालों का, जी। तो रहा। और उसका फिर समझ में नहीं क्या करूँ, एक दिन में 3 पिक्चर देख करके नहीं टाइम नहीं पर अच्छा। पास होता था, नो गेटी से निकल के गैलेक्सी से निकल के शायद एवरीडे यही करता था। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ कर लेता हूँ, तो ऐसे ही मिलते मिलते लोग मिल जाते हैं। फिर मैंने एक एक्टिंग की क्लास भी थी, वहाँ भी गया। अच्छा। वहाँ भी कुछ महीने में बैठा, लेकिन मैं सबसे पीछे बैठता था, पीछे से निकल जाता था, किसी को पता ही नहीं कब है। तो ऐसे करते करते, लेकिन उसी क्लास में ही मेरी मुलाकात हुई मेरे गुरुजी मदन कुमार जी। अच्छा। तो उसके बाद जब जी टीवी नया नया लॉन्च हुआ 1992 में, आई गेस है ना, 92 में हुआ था लॉन्च, तो उनको एक शो मिला जी से परंपरा। उन्होंने नीव सीरियल किया था बच्चों का, ग्वालियर में शूट किया था, उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो जी वालों ने उनको एक शो दिया, मनीष गोस्वामी जी प्रोड्यूसर थे उसका। तब मेरे गुरुजी ने मेरे से पूछा, तब तक मेरा उनका रिलेशन जो है ना, वो क्वेश्चन ऐसा था कि सुबह उठते ही उनके साथ बात करते और रात को उनसे बात करके ख़त्म हो जाता है, एवरीडे मिलते थे। अच्छा। सो मैं उनके बेटे ऐसा था, ऐसा वाला था। तो जब उनको शो मिला तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या करना चाहते हो, एक्टर बनना है? मैं बोला नहीं सर। तो बोले क्या करना है, डिसाइड करो। तो मैं बोला कल बताता हूँ, रात भर सोच कर दें। उन्होंने बोले बेटा फैसले ऐसे लिए रहते हैं। मैं बोला ठीक है सर, मैं डायरेक्शन में आना है। अच्छा। क्योंकि उनके साथ रह करके ना, वो 1 साल 1.5 साल जो भी है ना, वो बैठते थे उस टाइम पे, वो ड्रिंक करते थे, मैं बैठा रहता था एक थम्स अप लेकर के, और सुबह तक के बैठे रहते थे। तो वही सब बातें होती थी। तो जब मैं पहला दिन डायरेक्शन में उनके साथ मैंने ज्वाइन किया, परंपरा सीरियल मेरा पहला था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो जब मैं सेट पे गया तो मुझे कुछ नया नहीं लग रहा था, बिकॉज इतना सारा फीडिंग हो चुका था ना कि वो मुझे काफ़ी चैली चीज़ें ऐसे लग रहा था कि मेरे को तो पता ही है। और फिर उनके साथ मैं इतना अटैच था कि जब उनकी डेथ हो गई 63 एपिसोड के बाद में, तो फिर मैंने कुछ 2 शेड्यूल किया। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन परंपरा में मैं काम करते करते और काम करवाते करवाते ना, मैं खुद एडिट करने लगा था। अच्छा। तो फिर वहाँ आनंद शर्मा जी एक थे, वो जो बैकग्राउंड स्कोर करते थे, उनको पता था कि मैं क्या क्या करता हूँ वहाँ पे। तो उस दीप्ति नवल जी का एक सीरियल शुरू हुआ था, उसका नाम था थोड़ा सा आसान, दूरदर्शन पे। उसके लिए उनको चाहिए था कोई एडिटर शायद। तो आनंद जी ने मुझे वहाँ भेज दिया कि चले जाओ मिल लो। मैं गया मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला, मैं तो गया था डायरेक्शन के लिए, उन्होंने बोला मैं तो एडिटर ढूंढ। तो आनंद जी ने बोल दिया कि इसको एडिटिंग भी आती है। तो अश्वनी धीर जी है जिन्होंने ऑफिस लिखी थी, और सन ऑफ सरदार उन्होंने डायरेक्ट की और वो सब। तो उस वक्त उन्होंने मेरा टेस्ट लिया था एडिटिंग में। अच्छा। तो उसमें मैं पास हुआ ना। ओह। सो एडिटिंग में मैंने किसी के साथ मैंने ना कहीं सीखा नहीं। सो वो एक चीज़ थी जो ऊपर वाले ने दे दी, ऐसे ही कि मुफलिसी का काम आएगा। तो वहाँ से फिर वो एडिटिंग शुरू हुआ, और फिर एडिटिंग डायरेक्शन का सफर मैं स्विच होता था। फिर युवराज जी से मुलाकात हुई, फिर वहाँ से। सर, जिस तरह के आप सब्जेक्ट आपकी फिल्मों के होते हैं, सरल तरीके से बट बहुत इम्पैक्टफुल और बहुत एंटरटेनिंग तरीके से जो आप दिखाते हैं, तो उसके पीछे क्या आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करने का आपका ऐसे कि इसी तरीके की फिल्में करना है, और क्या क्या आपका इंस्पिरेशन है वो सब्जेक्ट चूज़ करने के पीछे? ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कहानियाँ वो कहनी पसंद होती हैं। मुझे लगता है कि इंसान या कोई भी आदमी थिएटर में आता है, 1000 रुपये खर्चा करता है, तो मुझे लगता है कि अगर वो जब थिएटर से बाहर निकले और जाए तो कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जाए, यू नो। अगर मैं अपने थॉट से या किसी भी एक चीज़ से उसके दिमाग में एक टिंग सी घंटी बजा दूँ ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा मकसद सफल हो गया। दिस इज व्हाट आई फील। अब कितना आगे सफल होता हूँ मुझे नहीं पता है जी। लेकिन बाकी चूज ऐसा कुछ नहीं करता। मुझे लगता है बहुत सारे समाज में हमारे आज से नहीं है, बहुत सालों से है कि सोसाइटी में, समाज में जो है मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मतलब क्रांति आई है मीडिया से ही। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। जी जी बिल्कुल। सो लोगों को लेख से लोगों में जोश पैदा हो जाता है ना, लोग शहीद ऐसे नहीं शहीद हुए हैं सब, यू नो। तो बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो अगर मुझे लगता है कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में शायद कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है।
और फिर उससे कैसे निपटा जाए, क्या कर सकते हैं, या उस मुद्दे के बारे में बात करें, क्योंकि मीडिया ऐसा है जिसकी रीच ज़्यादा है, जिसकी आवाज़ थोड़ी दूर तक जाती है। तो अगर उन मुद्दों को उठा करके और हम कुछ चीज़ें करें जिससे थोड़ा जहाँ जिसको जो समझना है, जहाँ तक जो आवाज़ पहुँचानी और पहुँच जाए और उसके ज़रिए कुछ हो जाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं फिल्म के ज़रिए समाज में बदलाव आ जाएगा और क्रांति आ जाएगी, अगर मैं समझूँ ऐसा तो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ भी अगर हो जाए ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी, थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज अगर हो सके। तो अभी जैसे OTT और सिनेमा अभी बहुत चलन हो गया OTT का, तो क्या आप इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू डू एनी प्रोजेक्ट इन OTT, और आपका क्या नजरिया है उसको लेकर? तो काम करने के लिए बैठे हैं जो मिलेगा हम सब करेंगे, बस कहानी अच्छी होनी चाहिए, जो मैं कह सकूं, जो मेरे दिल को छुए वो कहानी मैं कहना पसंद करूंगा, चाहे वो OTT के लिए हो, चाहे वो किसके लिए हो, क्या फर्क पड़ता है। आप जब एडिट करते हैं दूसरों की फिल्में, ठीक है, और जब आप अपनी फिल्में एडिट करते हैं, कई दफ़े डायरेक्टरों का ऐसा होता है, अरे ये वाला मेरा सीन कट गया, तो वो उस तरीके से जब आप अपनी ही फिल्म एडिट कर दें, तो एडिटर और डायरेक्टर होने के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे, तो वो बताएं। नहीं, एक्चुअली मेरे साथ ये शुरू से नहीं रहा है, क्योंकि मैं जो है वो बहुत बड़ा कसाई हूँ। जब मैं बैठता हूँ अच्छा मशीन पे, वो मैं नहीं सोचता हूँ कि इसमें, इसीलिए बहुत कम फिल्में एडिट की हैं और मुझसे बहुत कम लोग काम करवाते हैं। उसका रीज़न इसके पीछे ये है कि एक तो ये होती है कि मुझे मेरे एडिटिंग रूम में कोई चाहिए नहीं। अच्छा। ना मुझे डायरेक्टर चाहिए, ना मुझे असिस्टेंट चाहिए, ना मुझे प्रोडक्शन का कोई चाहिए, ना मुझे प्रोड्यूसर चाहिए। आप मुझे मटेरियल दे दो और देख के चले जाओ। अच्छा। मैं काट लूँगा फिल्म और उसके बाद फिर आप आकर के बैठना, देखना, डिस्कस करना, जहाँ जो गड़बड़ लगे या तो मुझे कन्विंस कर देना या तो कन्विंस हो जाना। ठीक है। जब आप किसी के डायरेक्टर के साथ बैठ करके, असिस्टेंट के साथ बैठ करके करो ना, तो उसमें दिक्कतें बहुत सारी होती हैं। बिकॉज एक डायरेक्टर को पता है कि उसने छठा वाला टेक लिया था, उसके पीछे बड़ी मेहनत लगी थी और मुझे तीसरा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं तीसरा लगा रहा हूँ, पीछे बैठा रहे, नहीं ऐसा मत करो यार, यही हो क्या, मुझे लगता है ये गलत है, यू नो। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं चीज़ें जो है अपने हिसाब से करना चाहता हूँ। और सी आपको वहाँ लग रहा होगा अच्छा, भाई टोटलिटी अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है जी। और एक बार लग गया ना, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको पता चल जाता है कि ये छठा वाला टेक है, तीसरा वाला है, हाँ नो जी। तो इसीलिए मैं किसी को बैठाता ही नहीं हूँ और अपने हिसाब से, अपने फुर्सत से बैठे। कई बार ऐसा भी होता है कि एक सीन में आज काट दिया है, सुबह पहुंचा हूँ, वो सीन में फिर से काट रहा हूँ, तो कोई बैठा होगा तो बोले यार तुम बार बार वही किए जा रहे हो, काम आगे नहीं बढ़ रहे। तो मुझे लगा अप्रोच मेरा दूसरा था, नेक्स्ट डे आकर के मैंने चेंज किया कि ये सब अप्रोच से देख लेते हैं। सो ये सब चीज़ें जो है ना वो नहीं होते हैं। फिर और अगर आपको बैठ करके करवानी है कि मतलब अभी ये लगा दो, अभी वो लगा दो, अभी ये 2 फ्रेम शार्प कर दो, लूज कर दो या इंसर्ट लगा दो, यू नो, अगर यही करवाना है तो फिर आपको एडिटर की ज़रूरत क्या है या आपको मेरी ज़रूरत क्या है? फिर आप मेरे को इतना पैसा ही क्यों दे रहे हो? फिर तो आप कोई ऑपरेटर ले लो जिसको मशीन ऑपरेट करनी आती है, बता दीजिए बस, और आप बताते रहो, बैठ के आपकी फिल्म आपके हाथ दे देगा जी। सो वो है जिसकी वजह से मेरा साथ, तो मैं सोचता नहीं हूँ इसमें कि इसमें इतना टाइम लगा जाए। और सर एट द सेम पॉइंट जब आपने अपनी फिल्म शूट करने के बाद देन यू स्टार्टेड एडिट, तो उसमें भी कसाई? बिल्कुल मैं सर एक तो क्या होता है कि उतना ज़्यादा शूट होता ही नहीं है जी, कि जिसपे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़े कि क्या रखें और क्या काटें। मैं अपनी फिल्म में इस तरह से काटता हूँ कि मुझे याद है मैंने ऐसा कुछ काट दिया था तो अच्छे से बोले क्या कर रही हूँ, राइटर बोले रख दे, अच्छा है। अच्छा हाँ, तो मैं सी जी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपका जो प्रोडक्ट है वो उससे बड़ा, फिल्म से बड़ा कुछ नहीं होता जी जी। सो मुझे लगता है कि जो चीज़ आप फिल्म बना करके शूट करके घर पे अपने खुद ही बैठ के तो देखना नहीं है ना, चाहे तेरे लिए शाम को किया मैंने किया है, पब्लिक में ऑडियंस में जाना है ना, तो इसीलिए वो वाला दिमाग में मेरे तो नहीं रहता है कि इतना खर्चा हुआ है, इतनी मेहनत लगी है, इतना कुछ जी। ठीक है, वो जो तकलीफ है वो बाद में एक अलग से बैठ करके उसका हम गलत कर लेंगे, अच्छा बाद में जो है। लेकिन अभी जब बैठ के एडिट कर रहे हैं तो उसके बारे में ये नहीं सोचते हैं, जो नहीं वर्क कर रहे हैं वो नहीं वर्क कर रहा है जी। बट ये थोड़ा टाइम एडिटिंग का जो है वो थोड़ा सा ये है कि आप सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, जब आप
कोई फिल्म आपके पास में आती है एडिट करने के लिए तो आप एक फ्रेशली बैठ के एडिट कर रहे होते हो। जो आपने शूट किया है फिल्म को फिर आप बैठ के एडिट कर रहे होते हो, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपने एडिट की, एडिट करने के बाद फिर 15-20 दिन तक गायब हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर दोबारा बैठना चाहिए एडिट करने के लिए, देन यू गेट अ फ्रेश पर्सपेक्टिव कि क्या है क्या नहीं है। सर क्या ज़्यादा एक्साइट करता है, एडिटिंग या फिर डायरेक्शन, बोथ? मेरे को अगर आप बोलेंगे तो मैं डिफरेंस मेरे लिए कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, या किसी को 3 नंबर दूँ या किसी को 2 नंबर दूँगा। मुझे दोनों में ही उतना ही मज़ा आता है जी, जितना मुझे उतना ही डायरेक्शन में आता है। बिकॉज मैं कभी भी, मेरे गुरुजी एक बात बोलते थे कि जिसको ये नहीं आता ना उसको डायरेक्शन नहीं आता। अच्छा, या सो अगर आपको एडिटिंग नहीं आती देन यू कांट बिकम अ गुड डायरेक्टर। यू हैव सी एडिटिंग आना और एडिटिंग का सेंस होना। अगर एडिटिंग का सेंस होगा तभी तो आप शूट करोगे, तभी तो शॉट लगोगे। बिल्कुल। अदरवाइज तो नेवर एंडिंग स्टोरी हो जाएगी। आप सारा सीन मास्टर में मिलोगे, सारा सीन क्लोज में मिलोगे, एडिटर के मत्थे पे डाल देंगे, ले भैया और एडिट कर दे। जी बिल्कुल। सो दैट्स, ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि जो है मैं ये कौन सा ज़्यादा बेटर है। सर एक्टर्स को भी आपको लगता है दे शुड आल्सो, एक्टर्स को कायदे से इस फील्ड में सबको सब कुछ पता होना चाहिए जी, लेकिन अगर उनको एडिटिंग का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ बाकी टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। हाँ वो कहते हैं टेक्निकली एक्टर साउंड है, मतलब हाँ कैमरा एंगल है, क्या लेंस है, कितना दूर तक जाना है, कितना, तो वो टेक्निकल थिंग थोड़ा हेल्प करती है फिल्म मेकिंग में। और सर ये जो कमर्शियल सिनेमा और आर्ट, मतलब अभी ऐसा OTT की वजह से थोड़ा ज़्यादा छोटी फिल्में जो हैं वो भी कंटेंट जिसका बहुत ज़्यादा इस तरीके से, जिसमें न्यू कमर्स भी हैं काफ़ी सारे, तो वो जो बैलेंस है एक कमर्शियल फिल्म का और एक आर्ट वाला जो अभी निकला है OTT की तरफ, तो आपको क्या लगता है इट्स गोइंग टू बी बैलेंस्ड इन फ्यूचर? क्योंकि थिएटर की जो फिल्में हैं, थिएटर की जो मोस्टली फिल्में हैं वो बिग स्टार की फिल्में थिएटर में रिलीज़ हो रही हैं, और जो OTT में फिल्में रिलीज़ हो रही हैं वो जो है आज की तारीख में बड़े स्टार की फिल्में भी OTT पर रिलीज हो रही हैं जी, डायरेक्ट टू OTT कितनी फिल्में रिलीज हुई हैं जी। पैंडेमिक में हुई थी, उसका ये रीज़न था कि पैंडेमिक इसकी वजह से रिलीज हुई, उसके बाद भी तो रिलीज हो ही रही है ना। हाँ सर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि, तो अभी क्या हो गया है ना कि वो चीज़ें इस तरीके से लोगों ने, पता नहीं कि वो एक वो धागा खींच दिया, लाइन खींच दी गई कि ये डिजिटल है, ये OTT में, ये थिएटर वाली सब्जेक्ट है, ये उसका सब्जेक्ट है। बट मेरे समझ से ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी कहानी हो तो चाहे वो OTT हो चाहे वो थिएटर हो, हमेशा ही वो। जी सर, हम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ जानना चाहें, अगर आप कुछ बताना चाहें। मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, सो मैं क्या बताना चाहूँ। काम तो बहुत कुछ कर रहे, लेकिन बता के क्या फ़ायदा, उससे कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं जी। जब हो जाएगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सर वी हैव हर्ड अबाउट अ बायोपिक जो हमने सुनी थी, आई थिंक राणा with Sher Singh Rana. Yeah, so it's not his biopic basically. Okay. It was just one incident. Okay. जो it inspired from his journey from Bihar to Afghanistan. जो पृथ्वीराज जी की remains पे लेके आए थे. It's based on that. तो biopic तो मैं नहीं बोलूँगा. अच्छा. But yeah, it's his story. Any वो कहाँ से कैसे वो अफगानिस्तान पहुँचे और कैसे अफगानिस्तान से वो उनके रिमेंस को लेके आया, दैट्स द स्टोरी। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, लेट्स सी। सर अब क्योंकि हमारे शो का नाम है बियॉन्ड द बाउंड्रीज, तो बियॉन्ड द बाउंड्रीज एक क्वेश्चन है हमारा कि ये सब तो ठीक है, एडिटिंग, डायरेक्शन, इसके अलावा जो है आप क्या करते हैं? मतलब आपको, मुझे नहीं लगता खाली समय मिलता होगा, बट फिर भी एज एन आर्टिस्ट और आप क्योंकि डायरेक्टर हैं, हम कहीं ना कहीं से अपने आप को फीड करते हैं। आप जहाँ से आए हैं यूपी से, तो वहाँ से काफ़ी सारी कहानियाँ लेके आए होंगे, इसीलिए आपका एक स्टोरी टेलिंग का तरीका बहुत अलग है। तो अब क्योंकि बहुत वक्त से, क्योंकि अब वहाँ तो रहना नहीं है, यहाँ है, तो अब कैसे अपने आप को फीड करते हैं उस तरीके से और क्या अलग करते हैं इसके अलावा? हर 3 महीने में भाग जाता हूँ वहाँ पे। अच्छा। मैं लखनऊ जब भी जाता हूँ तो अपने गाँव जरूर जाता हूँ, अपनी कुलदेवी का दर्शन करता हूँ, अपने सबसे गाँव वालों से मिलता हूँ, सबसे होता हूँ और वापस आता हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं घर गया हूँ और अपने गाँव न गया हूँ।
अच्छा, मैं बलराम लखनऊ गया हूँ, बलरामपुर गया हूँ और अपने गाँव ना गया हूँ, कभी हुआ ही नहीं। तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा ऐसा कुछ जो आप, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा खाली समय मिलता है, ये बच्चे वगैरह थोड़ी मस्ती कर लेता हूँ। सर आपको ये जो सोशल मीडिया का जो एक इम्पैक्ट है सिनेमा की तरफ, उसके वैसे तो आप सोशल मीडिया पे इट वाज वेरी टफ टू फाइंड यू, क्योंकि आप नहीं वही तो इट्स वेरी टफ, हम ढूंढ नहीं पाए। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इज इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क कि आपको क्या लगता है उसके बारे में? हम इसी क्या है ना कि ये उन लोगों के लिए है जिनको बोलना आता हो, जी, जिनको समझना आता हो, ठीक है ना। मुझे बोलना आता है ना मुझे समझना आता है, और तो मैं अगर कुछ देख ही लूंगा तो उसमें क्या रिएक्ट करूंगा और क्या बोलूंगा, क्या बोलूँगा? ठीक है। तो मुझे अननेसेसरी का, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको आप सुन करके, पढ़ करके, देख करके आपको तकलीफ भी होती है, जी, फिर आप एक अपने अलग ट्रॉमा में चले जाते हो, यू नो। सो मुझे लगता है यार इससे दूर ही रहो, यू नो। और वैसे भी जिंदगी में जो है ना, हम मजदूर वाली कैटेगरी में आते हैं। सुबह फावड़ा लेके निकल लेते हैं, दिन भर खुदाई करते हैं, शाम को दिहाड़ी मिलती है, ये बच्चों के लिए खाना लेके जाते हैं। सो दैट्स द स्पेस। तो इस सब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और जिंदगी में और भी बहुत कुछ है कि जिसको लेकर के है ना घर चलाना पड़ता है, उसके लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, भागना पड़ता है। तो कहाँ बैठ करके हम फेसबुक और ट्विटर पे लगे रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू सो मच। आज के लिए नहीं, मिलेंगे अगले एपिसोड में बियॉन्ड द बाउंड्रीज इंटरव्यू सेशन प्रेजेंटेड बाय फैजाइक मीडिया।